गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे। आवाज़ मेरी एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी को। एक बार मुझे वाई टाइप करके दे दीजिए। क्लास की जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पुरानी क्लासेस आपने बढ़िया से लगाई होंगी। मैंने आपको सजेशंस भी दिए थे। कहा था कि अगर आप कंप्लीट और कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो लैंग्वेज को आपको हॉलिस्टिकली देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको रीडिंग, प्रैक्टिस और नॉलेज तीनों पर फोकस करना पड़ेगा। रीडिंग के लिए सुबह 8 बजे हमारा द हिंदू एडिटोरियल सेशन होता है। लगाना एक तरीके से मैंडेटरी है। यू कैन कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। वो आपका पेड कोर्स का आप उसको पार्ट ही मान सकते हैं और उसी तरह उसको ट्रीट भी करिएगा। 11 बजे वाली सुपर मॉक को भी आप उसी तरह ट्रीट करिए कि वो आपके एग्जामिनेशन का, आपके पेड कोर्स का पार्ट है। आप ये मानकर चलिए कि आपके दिन में 3 क्लासेस होती हैं और तीनों ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। अगर आप इस साल वाला जो है एसबीआई एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो, तब जाकर कहीं आप एग्जामिनेशन के टाइम से पहले खुद को उस तरीके से तैयार कर पाएंगे। ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको इन्फ्रेंस करवाया है, कुछ दिनों से मैंने आपको टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं। अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि ये वो टेंसेस नहीं है जो हमने किताबों से पढ़े हुए हैं। किताबों से अक्सर हमने फॉर्मूलाज याद किए हुए हैं और हमें लगता है कि फॉर्मूलाज याद करके जो है हमारा काम चल जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आपका पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल आता है। कारण यह है कि हर वो कॉन्सेप्ट जो मैं क्लास में करा रहा हूं उसके साथ में आपको उससे जुड़ा हुआ सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो भी करवा रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से रेलिवेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो भैया एक ही सजेशन है, जैसे आप जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन अभी आ गया 1-2 दिन में, तो लास्ट टाइम का जो केओस होता है ना उससे बचिएगा। हमेशा सारी चीजें लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िएगा। अभी से मेहनत करना शुरू करिएगा, अभी से फोकस करिएगा, अभी से उतनी ही जान लगाइएगा जितना आप लास्ट डे में लगाएंगे। तब जाके आपका रिजल्ट जो है आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप सभी की तरह लास्ट में जगोगे आखिरी में 10, 15, 20 दिनों में कि अभी कर लूं सारी मेहनत, तो वो हो नहीं पाएगी क्योंकि दुनिया ही वैसा कर रही होगी। अगर आपको हटके करना है, हटके रिजल्ट लाना है, तो आपको पहले से जो है अपना फोकस एकदम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए शुरुआत करते हैं। जरा मुझे एक बार फटाफट से पैराफ्रेज करिए कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट जो हैं वो किए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने किया है। जरा बताइएगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल शाबाश कर सकते हो, बट अगर 2 महीने हुए हैं प्रिपरेशन करते हुए ना, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम लॉन्ग टर्म फोकस करो। लॉन्ग टर्म फोकस करोगे तो तुम शॉर्ट सिलेक्शन ले पाओगे। अगर तुम छोटे छोटे गोल्स बनाते रहोगे ना तो छोटे छोटे गोल्स में ना वो बात बनती नहीं है लास्ट तक। मेरा पर्सनल फेथ कहता है कि अगर हमें नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर हम ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो हमें कम से कम 6 महीने चाहिए। अगर हम ज़ीरो से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पहले पढ़े हुए हैं तो ये 5, 4, 3, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़ीरो से कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो है मुझे बताइए कि कल के क्लास में क्या मैंने आपको अगो और बिफोर का डिफरेंस सिखाया था, यस और नो? क्या मैंने आपको कल की क्लास में अगो और बिफोर का डिफरेंस सिखाया था, यस और नो? चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने कल के क्लास में बेसिकली सीखा था कि हम जब स्टेट वर्ब्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्या यूज़ कर रहे होते हैं? स्टेट वर्ब्स।
तो हम जब फॉर और सिंस लगाते हैं तो उसको परफेक्ट में लिखते हैं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस में जो है स्टेट वर्ब्स को लिख नहीं पाते। कल मैंने आपको नो वाला एग्जाम्पल करवाया था, अगर आपको याद होगा तो। आगे बढ़ेंगे, ज़रा देखते हैं क्या हम बात करने वाले हैं। अगर हम टेक्निकली देखें तो हमने थोड़ी सी बात जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें करी हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया है हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसके बारे में भी बात की है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में की है, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात की है। ये सारी चीज़ें जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है इनके टुकड़े देखे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज देखिए मैं एक नया टॉपिक आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जनरली इस टॉपिक को बच्चे कॉम्प्लेक्स मानते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर इसको ढंग से समझा जाएगा तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कैसे समझिएगा, हम बात करेंगे किसके बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट जब हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम पास्ट परफेक्ट को पढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट से जुड़े हुए जो सवाल हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं उन सारे ही सवालों में ऑलमोस्ट हमें कंजंक्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे बैंकिंग में जब पास्ट परफेक्ट से सवाल आता है तो उसमें कंजंक्शंस का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो इसको हम इसके साथ साथ वो कंजंक्शंस जो इसमें पूछे जाते हैं उन पर भी हम फोकस करेंगे। क्लियर है? पहले इसका बेसिक समझते हैं। देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन देखो जरा, मान लेते हैं अभी जो है 4:25 का समय हो रखा है, 4:25 का। इससे पहले 3 बज रहे थे, है ना? तो सपोज करो अभी कितना हो रहा है, 4:15 हो रहा है। मैं अगर अपने पास्ट में जाऊं और देखूं तो मुझे ये 3 बजे दिखाई देंगे। 3 बजे मैंने IBPS PO का बैच लिया था, ठीक है। मुझे किसी को बताना है कि 3 बजे मैंने क्या किया था। तो अभी मैं 4:15 पर हूं, 3 बजे गया तो 3 मेरा क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो अगर मुझे इसके बारे में किसी को बताना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई टॉट IBPS PO बैच एट 3 PM। मैं किसी को क्या बोल दूंगा, आई टॉट IBPS PO बैच एट 3 PM। अब ये जो आई टॉट लिखा हुआ है इसको देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट जो है इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, और सब्जेक्ट के साथ जब हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो ये क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो हमें पता है कि अगर हम अभी वर्तमान में खड़े हैं और हम पीछे किसी ऐसे काम के बारे में बात करनी है हमें जो अभी हम खत्म करके आए हैं, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगा देते हैं। तो आई टॉट IBPS PO बैच एट 3 PM क्या हो गया, सही हो गया। अब सपोज करो, जरा गौर से सुनना और समझना, कि 3 बजे से पहले 11 भी बजे होंगे, 11 AM की बात कर रहा हूं। अब 11 AM पर आपको पता है मैं सुपरमॉक्स लगाता हूं। ग्यारह AM पर मैं क्या लगाता हूं, सुपरमॉक्स लगाता हूं। तो अब अगर सपोज करो मैं अभी 4:15 पर खड़ा हूं, मैं इधर गया, जब मैं पीछे की तरफ देखूंगा तो मुझे पहले क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। पहले ये दिखाई देगा तो इसे मैं क्या कहूंगा, पास्ट देखूंगा। मुझे ये दिखाई दिया 3 बजे, ये क्या है, मेरा पास्ट है। अब मैं इस पास्ट को कूद कर इस पास्ट के उस पार जा रहा हूं। जब इस पास्ट के उस पार जा रहा हूं तो मुझे 11 बजे दिखाई दे रहा है। तो ये जो 11 बजे का टाइम है, ये जो मेरा पास्ट है 3 बजे का, इसका भी पास्ट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 11 बजे वाला मेरा समय है ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है। ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है। 11 बजे वाला मेरा समय क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है। 3 बजे क्या है, मेरा पास्ट है। 11 बजे क्या है, मेरा पास्ट ऑफ पास्ट है। हाँ है ना, सिंपल सी बात है। अब सपोज करो, गौर से समझो, कि जो इंग्लिश में हम कह देते हैं कि ये पास्ट ऑफ पास्ट है, ये जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है इसी को ग्रामर की भाषा में हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का
कोई मतलब नहीं है। पास्ट परफेक्ट का सिर्फ एक ही मतलब है कि बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, पास्ट ऑफ पास्ट की हो रही है। मतलब अगर कहीं पर भी आपको पास्ट परफेक्ट लगा दिख रहा है तो आपके दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए, ये इसका एक पास्ट रहा होगा, उसके भी पास्ट में जो हुआ होगा ना वो बताया जा रहा है। तो जब भी आप पास्ट परफेक्ट लगा देखें तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, अरे ये तो पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रही है। समझ में आ रही है? अब आपको यह समझना है कि ये बनता कैसे है। तो बनने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद आपको हैड यूज करना पड़ता है, और हैड के बाद आप जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सब्जेक्ट यूज कर लीजिए, हैड यूज कर लीजिए, और हैड के बाद जो है आप वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करते हैं, और क्या बन जाता है आपका, पास्ट का परफेक्ट बन जाता है। अब आपको देखो यहां से जब सवाल आते हैं तो बेसिक से एडवांस लेवल के सवाल आपको इस जगह से पूछे जाते हैं। हम सबको स्टेप बाय स्टेप टैकल करेंगे। कहां कहां पूछे जाते हैं, एरर में, इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में, सबको हम वहां पर भी देखेंगे, उस पैटर्न पर भी देखेंगे। पहले सबसे पहले बेसिक पकड़ते हैं। सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा द गवर्नमेंट had observed many changes in the government had observed many changes in the rural areas. The government had observed many changes in the rural areas. मैं आपसे आंसर की उम्मीद नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये उम्मीद कर रहा हूं कि जरा आप इसको देखो और मुझे बताओ कि आखिर ये जो टेंस लगा हुआ है ये कौन सा टेंस लगा हुआ है। जरा सोच के बताइएगा कि यहां पर जो टेंस ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये कौन सा टेंस है, विच टेंस इज दिस। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए ये जो टेंस लगा हुआ है यहां पर, इस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अब आमतौर पर मान लो ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो बच्चा क्या करेगा, इसको पढ़ के देखेगा, सही है। अरे भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस बात को समझना कि पास्ट परफेक्ट कभी भी किसी भी सेंटेंस में सही हो ही नहीं सकता। कब तक, जब तक दूसरा सेंटेंस कहीं उसी मतलब दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में ना लिखा हो। किसी भी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट तभी सही हो सकता है जब उसी सेंटेंस में कोई हिस्सा ऐसा हो जो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो। अगर कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है जो पास्ट परफेक्ट लगाया हुआ है वो गलत लगाया हुआ है। ऐसा है क्यों, समझो। देखो, जब हम कहते हैं कि कोई चीज पास्ट ऑफ पास्ट है तो पास्ट ऑफ पास्ट होने के लिए पास्ट का होना जरूरी है। तो अगर पास्ट का होना जरूरी है तो पास्ट का बताने के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर किसी सेंटेंस में पास्ट रहा होगा तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट भी लगा होगा, तभी तो पास्ट ऑफ पास्ट आया होगा। तो जब भैया पास्ट ही नहीं है तो पास्ट ऑफ पास्ट कहां से आ गया। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ ना दिखाई दे, सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा, उस सेंटेंस को गलत करिएगा। जो पास्ट परफेक्ट आपका बना हुआ है उसको बदलकर आप जो है
पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा द गवर्नमेंट ऑब्जर्व्ड मैनी चेंजेस इन रूरल एरियाज। द गवर्नमेंट ऑब्जर्व्ड मैनी चेंजेस इन द रूरल एरियाज। देखो, एक स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, वो उन बच्चों को होता है जो तैयारी अच्छी सी करके बैठे होते हैं और उनको पता होता है यार पूरे साल भर की मेहनत है, दांव पर है, तो स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप अच्छा करके आओगे। ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ज़्यादातर बच्चों के साथ हो रहा होगा। तो आप अगर ऐसे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो यार बिल्कुल मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जब हम सोचते ज़्यादा है ना तो उससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जितना हम कम सोचेंगे उतना हम बेटर फोकस कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं एग्जाम से पहले ज़्यादातर समय ना ये सोचने में मत लगाया करो कि एग्जाम में क्या आएगा, बल्कि जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है ना उसको रिवाइज करने में लगाओ। एग्जाम से 1-2 दिन पहले ना जबरदस्ती घुसो मत एग्जाम में, कोशिश करो कि इधर उधर जो तुम्हें अच्छा लगता है वो काम करो, पढ़ाई अपना जारी रखो, लेकिन ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो उस चीज को लेकर। क्योंकि भाई आप इस बात को समझो कि जब आप नॉन प्रेशर एनवायरनमेंट में कोई काम करते हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़िया होती है, वहीं प्रेशर में करते हो तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। आपको पता है कि वो एफिशिएंसी आपको एग्जामिनेशन में बेस्ट रखनी है, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप परिणाम की चिंता ना कर कर सिर्फ जो एफर्ट दे रहे हैं ना उस पर सारा फोकस करेंगे। एफर्ट बढ़िया दोगे तो परिणाम भी बढ़िया ही होने वाला है एग्जाम में। क्लियर है? तो यहां पर आप इसको समझिए। एक सवाल और पूछा गया था एग्जामिनेशन में, वो भी देख लेते हैं। द सर्च engine platform had slashed the commission for big tech giants like Spotify and Tinder। चलो देखिए जरा, पढ़िए एक बार। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन का पूछा हुआ है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, जो भी मैंने आपको सिखाया है उस हिसाब से ये जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं ये सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। जो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से ये जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं ये सही है या गलत है? पढ़ो जरा, मुझे बस इतना बताओ कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये सही है गलत है? 100% गलत है। क्यों गलत है? कि जब आप इस सेंटेंस को एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे यहां पर देखो क्या लिखा है, हैड स्लैश्ड, यानी ये पास्ट परफेक्ट है। तो जैसे ही आपने पास्ट परफेक्ट देखा आपकी नजर जानी चाहिए कहां? दूसरा हिस्सा। कहीं पर क्या पास्ट इंडेफिनिट लिखा है? क्या कहीं पर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है? आंसर है नजर नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है तो ये सेंटेंस गलत है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यहां पर पास्ट इंडेफिनिट लिखना है और स्लैश्ड जो है वो लिख देना है, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। लिखोगे इन सर्च इंजन द सर्च इंजन प्लेटफॉर्म स्लैश्ड द कमीशन फॉर बिग टेक जायंट्स लाइक स्पॉटिफाई एंड टिंडर। ये जो है आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो ये लेवल 1 के क्वेश्चंस थे। अब लेवल 2 के क्वेश्चंस में क्या होगा जरा समझना, बहुत ध्यान से समझना। आपके पास क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? अभी आपको याद है पिछले पेज पर मैंने आपके लिए टाइमलाइन बनाई थी। कहा था कि मान लेते हैं कि 4:30 हो रहे हैं, प्रेजेंट है। मान लेते हैं 3 हो रहे हैं, पास्ट है। और उससे भी पहले चले जाएं, मान लीजिए 11 हो रहे हैं, ये पास्ट ऑफ पास्ट है। हाँ है ना? ये बात हमने डिस्कस की थी, राइट?
अब सपोज करो कि किसी को इस पॉइंट पर किसी को इन दोनों इवेंट्स के बारे में बताना है। जैसे मान लीजिए मुझे ही बताना है, मुझे ये बताना है कि 3 बजे तो मैंने IBPS PO का क्लास लिया था और 11 बजे जो है मैंने सुपर मॉक लिया था। ठीक है, 11 बजे मैंने सुपर मॉक लिया था, 3 बजे मैंने IBPS PO का क्लास लिया था। तो 3 बजे मेरा क्योंकि पास्ट है तो इसके लिए तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, और ये क्योंकि मेरा पास्ट ऑफ पास्ट है तो इसके लिए मुझे इसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाना है। कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा आई हैड टेकन द क्लास ऑफ सुपरमॉक्स। पहले मैंने क्या लिया था? सुपरमॉक की क्लास ली थी। आई हैड टेकन द क्लास ऑफ सुपरमॉक्स पहले ली थी, तो पहले के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर। आई हैड टेकन द क्लास ऑफ सुपरमॉक्स बिफोर आई। बाद में क्या? टुक द क्लास ऑफ IBPS। I had taken the class of supermonks before I took the class of IBPS PO। ये मुझे यहां पर दिख रहा है। अब देखो क्या हुआ, पहले मैंने क्या काम किया? पहले मैंने सुपरमॉक ली, तो पहले मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। देखो पास्ट ऑफ पास्ट है तो ये देखो किस में लिखा है मैंने? पास्ट परफेक्ट में लिखा है। पास्ट ऑफ पास्ट है तो क्या लिखा है? पास्ट परफेक्ट में लिखा है। आई हैड टेकन द क्लास ऑफ सुपरमॉक्स पहले, ये बाद में लिया, बाद में। तो जो बाद में हुआ उसके लिए देखो मैंने क्या लगाया हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट लगाया हुआ है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि पहले जो काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा और जो बाद में काम हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा। अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना कि जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की तरफ देखते हैं हमें दो काम नजर आते हैं। हम पहले और बाद में क्यों बोल रहे हैं या पहले और बाद में क्यों बोल पा रहे हैं? इसलिए बोल पा रहे हैं कि किसी काम को आप पहला तब बोल पाओगे और बाद में तब बोल पाओगे जब उन दोनों कामों के बीच में क्या होगा? गैप होगा। याद रखना, पास्ट परफेक्ट हम पास्ट के ऐसे दो कामों के लिए यूज करते हैं जो पास्ट में हुए हैं और दोनों के बीच में गैप है। दोनों के बीच में गैप है। किसका गैप है? समय का गैप है। एक पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट का। मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखाऊंगा ताकि और क्लैरिटी बने, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने यहां पर देखा कि बिफोर वर्ड यूज किया था मैंने, तो इस बिफोर की तरह ही एक वर्ड जो यूज होता है वो है आफ्टर, एक वर्ड जो यूज होता है वो एज या फिर एज सून एज, एक वर्ड जो यूज होता है वो है व्हेन, ठीक है। बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, एज सून एज हो गया, एक हो गया व्हेन, एक हो गया दैट। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा I had got the job before I had completed my course। ठीक है, I had got the job before I had completed my course। अब आपको देखो क्या समझना है। आपने कहा कि I had got the job, क्या लिखा है? बिफोर। बिफोर मतलब ये वाला जो काम है वो पहले हुआ होगा, ये वाला काम है वो बाद में हुआ होगा। पहला जो काम होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो देखो हैड के बाद गॉट लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट सही है। दूसरा जो काम होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? आंसर है नहीं। हैड कंप्लीटेड लिखा है तो इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया और लिख दिया कंप्लीटेड। आप लिखेंगे आई हैड गॉट द जॉब बिफोर आई
completed my course. I had got the job before I completed my course. क्लियर है? उसी तरह से आप देखिए कि अगर मैं यहां पर लिख दूं हेलो, आई थिंक आवाज आ गई होगी। आ गई है? एक बार तो वाई टाइप करिएगा प्लीज। अगर आ गई है तो एक बार वाई टाइप करिएगा प्लीज। चलिए, अब देखिए क्या है कि यहां पर आप देखेंगे मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सेंटेंस दोनों में सेम लिखा है, बस जो है मैंने कंजंक्शन बदल दिया। यहां बिफोर लगाया था, यहां आफ्टर लगा दिया। जैसे ही आफ्टर लगाया तो सेंटेंस में ये वाला काम बाद में होने लग गया, ये वाला काम पहले होने लग गया। हमें पता है पहले वाले काम के लिए, जो पहले हुआ होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, तो ये देखो पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है। लेकिन जो बाद में होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, तो ये देखो पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ नहीं था, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। तो आपने देखा कि मैंने दोनों सेंटेंसेस में कोई खास बदलाव नहीं किया, सिर्फ कंजंक्शन को बदला। तो कंजंक्शन के बदलने से सेंटेंस का मीनिंग बदला, और मीनिंग के हिसाब से जो है पास्ट परफेक्ट कहां बदलना है वो भी बदल गया। अब देखो प्रॉब्लम कहां आती है कि जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो हमें ये वाली बात तो पढ़ा दी जाती है, हमें ये वाली बात भी पढ़ा दी जाती है। दिक्कत आती है जो इसके नीचे कंजंक्शन लिखे हुए हैं, इनके बारे में अक्सर किताबों में जिक्र नहीं मिलता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैड गॉट द जॉब एज लगा दूं या फिर एज सून एज लगा दूं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। एज आई हैड completed my course, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। आई हैड गॉट द जॉब एज और एज सुन एज आई हैड कंप्लीटेड माई कोर्स। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा इसको इतना रट के गया होता है एग्जाम में कि वो जो काम यहां पर कर रहा है ना वही काम यहां पर करने लगता है। अब जरा सोचो, ये जो एज लिखा है ना या फिर ये जो एज सून एज लिखा है, इसका हिंदी में मतलब होता है जैसे ही। इसका मतलब पहले, इसका मतलब बाद में। अब सपोज करो, जरा ध्यान से सोचना, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मुझे बताना। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मैंने लाइट को स्विच ऑन कर दिया, मैंने बल्ब को स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ वैसे ही मैंने बल्ब को स्विच ऑन कर दिया। आप मुझे बस इतना बता दो कि ये जो दो काम मैं बता रहा हूं ना, कमरे में दाखिल होना और बल्ब को स्विच ऑन करना, क्या इसमें गैप है, यस और नो? जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ वैसे ही मैंने क्या करा, लाइट को, बल्ब को स्विच ऑन कर दिया। क्या इन दोनों कामों में गैप मालूम पड़ता है आपको? आंसर है नहीं, क्योंकि हम जब भी
जैसे ही बोलते हैं या एज बोलते हैं या एज सून एज बोलते हैं, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो दोनों काम हैं एक तरीके से साइमल्टेनियसली हुए हैं, साथ साथ हुए हैं। और बेटा अगर दोनों काम साथ साथ हुए हैं, दोनों काम अगर साइमल्टेनियसली हुए हैं, अगर साथ साथ हुए हैं, साइमल्टेनियसली हुए हैं, तो आपको पता है कि दोनों कामों के बीच में गैप नहीं होगा। और मैं आपको क्या सिखाकर आया हूं कि हम पास्ट परफेक्ट तभी यूज करते हैं जब दोनों कामों के बीच में गैप होता है। अब यहां पर तो गैप है नहीं, तो दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं। तो जब साथ साथ ही हो रहे हैं तो पास्ट ऑफ पास्ट क्या बनेगा? पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा कब? जब गैप होगा इसमें। तो इसका मतलब है ये साथ साथ हुए हैं। जब साथ साथ हुए हैं तो पास्ट ऑफ पास्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ पाएगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं आ पाएगा पास्ट ऑफ पास्ट का, तो पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेंस बचा लगाने के लिए, वो क्या है? जब आपको एज और एज सून एज दिखाई दें तो दोनों तरफ चुपचाप बिना सोचे समझे पास्ट इंडेफिनिट लगा दीजिएगा। दोनों तरफ क्या लगा दीजिएगा? पास्ट इंडेफिनिट जो है वो लगा दीजिएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट हम तभी लगाते हैं जब हम दोनों कामों में गैप दिखा रहे होते हैं, और जब हम एज और एज सून एज बोलते हैं तो दोनों कामों में गैप होता नहीं है। क्लियर है? चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपके पास बिफोर आफ्टर एज सून एज से ऐसे सवाल आएंगे। अब ये जो व्हेन है इसके बारे में मैं अगले पेज पे डिस्कशन करूंगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। देखो, जब हम व्हेन लगाते हैं, जब हम व्हेन का यूज करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं। जब हम व्हेन लगाएंगे पास्ट में तो दो सिचुएशंस आती हैं। पहली सिचुएशन जो आती है वो होती है हमारी कॉज और इफेक्ट, और दूसरी सिचुएशन आती है जो होती है इंडिपेंडेंट। अब आप कहेंगे सर ये कॉज और इफेक्ट क्या है और ये इंडिपेंडेंट क्या है? मैं आपको कुछ इजी एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ग्लास ब्रोक into pieces when I dropped it. The glass broke into pieces when I dropped it. मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, the old lady survived when the nurse gave her the CPR. ठीक है। तीसरा, the student aced the prestigious exam when the parents supported अब देखो चौथा,
The earthquake came when I he died when the clock struck 12। ठीक है, ये जो 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इन पांचों एग्जाम्पल से मैं आपको बड़े आसानी से ये समझा दूंगा कि व्हेन के साथ जब पास्ट परफेक्ट वाला खेल आता है तो हमें क्या करना होता है। अब जैसे पहला सेंटेंस पढ़ो, द ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस। ग्लास जो है उसके कई टुकड़े हो गए, कब? जब मैंने उसे गिरा दिया, यानी जब मैंने उसे गिराया तब उसके कई टुकड़े हो गए। अब आप सोचो जरा कि अगर मैंने इस ग्लास को गिराया ही ना होता तो क्या ये ग्लास टूटा होता? नहीं टूटा होता। यानी वो तो मेरे से ये गिर गया तभी ये टूट गया, ना गिरा होता तो ना टूटा होता। यानी अगर ये कारण ना हुआ होता, ये कॉज ना हुआ होता, तो ये इफेक्ट ना हुआ होता, परिणाम ना हुआ होता। तो यहां पर इस काम का होना इस पर निर्भर करता है, यानी ये हुआ तभी ये हुआ। ऐसे रिलेशन को हम कॉज और इफेक्ट कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम कॉज और इफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही अब दूसरे सेंटेंस में आइए, द ओल्ड लेडी सर्वाइव्ड व्हेन द नर्स गेव हर द सीपीआर। ये जो बूढ़ी लेडी थी ये बच गई, कब? जब नर्स ने उसे सीपीआर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि अगर इस नर्स ने इसे सीपीआर ना दिया होता तो ये ओल्ड लेडी बच ना पाती। यानी ये दोनों जो इवेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है। ये अगर कारण ना बना होता तो ये परिणाम ना हुआ होता। यानी ये भी क्या है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। आ जाइए तीसरे सेंटेंस पे, द स्टूडेंट इज द एग्जाम व्हेन द पेरेंट सपोर्टेड हिम। स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को टॉप कर लिया जब उसके पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट किया। ऐसा हो सकता है कि अगर पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट ना किया होता तो उसने एग्जाम भी टॉप ना किया होता। यानी ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये इसका कॉज है, ये इसका इफेक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखें, जब व्हेन से दो इवेंट्स जुड़े हुए हों और दोनों इवेंट्स क्या हो? कॉज और इफेक्ट हो, एक का होना एक पर निर्भर करता हो। बच्चा क्या करता है ऐसे क्वेश्चंस में, उसने क्योंकि एक ही बात याद कर रखी होती है पास्ट परफेक्ट में, वो है पहले और दूसरे पॉइंट की। वो क्या करता है, वो सोचता है कि अच्छा पहले गिराया होगा फिर टूटा होगा, तो पहले वाला काम है इसके साथ पास्ट परफेक्ट लगा दो। वो आई हैड ड्रॉप्ड कर देता है। वो कहता है पहले सीपीआर दिया होगा तब बच पाई होगी, तो इसके साथ वो पास्ट परफेक्ट लगा देगा। उसी तरह से पहले पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होगा फिर टॉप किया होगा तो यहां पास्ट परफेक्ट लगा देगा। लेकिन याद रखें, जब व्हेन के साथ कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बनता है तो जो दोनों इवेंट्स होते हैं, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, दोनों के दोनों इवेंट्स पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। दोनों के दोनों इवेंट्स किस में लिखे जाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। इधर भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा। देखो यहां पर ब्रेक ब्रोक सेकंड फॉर्म है, ड्रॉप ड्रॉप सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस क्या है? सही है। यहां पर देखिए सर्वाइव सेकंड फॉर्म है, नर्स गेव सेकंड फॉर्म है, सही है। स्टूडेंट इज सेकंड फॉर्म है, पेरेंट सपोर्टेड सेकंड फॉर्म है। ये तीनों ही सेंटेंसेस जो किसी आम बच्चे को देखने में गलत मालूम पड़ेंगे, तीनों ही सही हैं। तीनों में कोई भी एरर नहीं है। तीनों में क्या नहीं है? कोई भी एरर नहीं है। हमें यही समझने की जरूरत है क्योंकि ये खेल हमारे साथ फिलर में भी होगा, ये खेल हमारे साथ अरेंजमेंट्स में भी होगा और ये खेल हमारे साथ एरर्स में भी होगा। क्लियर है? अभी तक जो भी सिखाया वो क्लियर है तो एक बार सीएल टाइप करो सारे के सारे। चलो
तो आपको याद रखना है कि व्हेन के साथ जब कॉज और इफेक्ट वाली रिलेशनशिप होती है तो दोनों तरफ हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। लेकिन आप जरा चौथे सेंटेंस में आइए, द अर्थक्वेक केम व्हेन आई स्लेप्ट। क्या हम यह कहना चाहते हैं कि वो तो मैं सो गया इसीलिए अर्थक्वेक आ गया? ना मैं सोता ना अर्थक्वेक आता। ऐसा हो सकता है क्या? ये कोई लॉजिक है क्या? नहीं, यानी ये कॉज और इफेक्ट नहीं है। अगले में आइए, ही डाइड व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12। 12 बजते ही वो मर गया। इसका मतलब क्या यह है कि 12 बजे ही ना होते तो ये मरा भी ना होता? ना, ये भी कॉज और इफेक्ट नहीं है। इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर कॉज और इफेक्ट नहीं है तो इसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे, पहले मैं सोया तब अर्थक्वेक आया, तो पहले वाला काम परफेक्ट में लिखेंगे। यहां आई स्लेप्ट की जगह लिखिए आई हैड स्लेप्ट, जैसे हम लिख रहे थे। और यहां पर ही डाइड, वो मरा कब? जब ने क्लॉक ने 12 बजा दिए, तो पहले 12 बजे होंगे। द क्लॉक स्ट्रक नहीं, द क्लॉक हैड स्ट्रक। ये आपका राइट आंसर होगा। तो जब इंडिपेंडेंट हो तो फिर आपको वही करना है, जो पहला इवेंट है उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाइए, जो दूसरा इवेंट है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाइए। क्लियर है? क्लियर है तो सीएल टाइप करिए एक बार। चलिए, ये आपको अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल है। अभी अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले लिखता, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं पढ़ाने से पहले लिखता, पहले मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं ताकि और क्लियर होगा आपको। सपोज करो मैंने सेंटेंस लिखा, ये एग्जाम का ही सवाल है। द thief entered the house when the owner had slept। मुझे बताइए सही है गलत है? मुझे बताइए ये सेंटेंस जो लिखा है ये सही है गलत है? The thief entered the house when the owner had slept। सोचिएगा, अपना लॉजिक लगाइएगा जो सिखाया है और फिर बताइएगा कि सही है गलत है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब हम समझें कि सपोज करो कि ये ओनर सोया ना होता, अगर ये ओनर सोया ना होता, वर्षा बेटा बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि ये जो कॉज और इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ तभी लागू है जब हम व्हेन कंजंक्शन लगा रहे हैं, बिफोर आफ्टर पर लागू नहीं है। सिर्फ किस पर लागू है? व्हेन पर लागू है, क्योंकि व्हेन जो है रिलेटिविटी दिखाता है, ये किसी और पर लागू नहीं है। कहीं और मत लगाने लग जाना बिफोर और आफ्टर में, सिर्फ व्हेन कंजंक्शन पे लागू होगा, सिर्फ व्हेन कंजंक्शन पे। अब देखो, द थीफ एंटर्ड द हाउस व्हेन द ओनर हैड स्लेप्ट। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर ये ओनर सोया ना होता तो चोर घर में दाखिल ना हुआ होता? बिल्कुल सही बात है। अगर ये भाई साहब जागे रहते, अगर ये भाई साहब जागे रहते तो चोर जो है घर में दाखिल नहीं हो पाता। अगर ओनर जग रहा होगा तो चोर कैसे दाखिल होगा घर में? वो तो निगरानी रख रहा होगा। इसका मतलब है ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है तो दोनों हिस्से पास्ट इंडेफिनिट में आने चाहिए। अब ये आप देखोगे ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन क्या ये पास्ट इंडेफिनिट में है? आंसर है नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में। तो व्हेन द ओनर स्लेप्ट लिखेंगे, व्हेन द ओनर हैड स्लेप्ट नहीं लिखेंगे, व्हेन द ओनर स्लेप्ट लिखेंगे। आप खुद सोचो, ऐसा मेरे ख्याल से इस क्लास में कोई बच्चा नहीं होगा जिसने टेंस पहले पढ़ा नहीं होगा। लेकिन सवाल है क्या आपने ये पढ़ा था टेंस में? सोचिए ज़रा, हम क्या पढ़ रहे थे टेंस में? हम पढ़ रहे थे राम जाता है,
याद कर लेते थे, राम जाता है, राम जा रहा है, राम जा चुका है, राम इतनी देर से जा रहा है, राम गया था, राम जा रहा था, राम जा चुका था, राम पता नहीं क्या कर रहा था। और ये हम 12 याद कर लेते थे, फॉर्मूले भी याद कर लेते थे और खुश भी हो जाते थे कि वाह क्या हमने टेंस पढ़ा है। असली में फैक्ट ये है कि जब भी हमने टेंस पढ़ने की कोशिश की है, हमें टेंस के नाम पे ट्रांसलेशन ही चिपका दिया गया है। जो आपने पढ़ा है ना वो टेंस है ही नहीं, टेंस नहीं है, वो ट्रांसलेशन है, वो अनुवाद है। अगर कोई आपको हिंदी का अर्थ बताकर टेंस पढ़ा रहा है तो वो आपको टेंस पढ़ा ही नहीं रहा, वो आपको अनुवाद करना सिखा रहा है। आपके एग्जामिनेशन में अनुवाद नहीं आता, आपके एग्जामिनेशन में आती है लैंग्वेज। और लैंग्वेज में मतलब हिंदी में सेंटेंस सही लग रहा होगा, हिंदी में सेंटेंस सही लग रहा होगा, अंग्रेजी में गलत होगा। वही तो बैंकिंग का पेपर है। अगर हिंदी में गलत लग रहा है, इंग्लिश में सही लग रहा है, सभी निकाल देंगे। ये कोई एसएससी का एमटीएस का एग्जाम थोड़ी ना है कि वहां पर पूछा आएगा कि राम विल गो यस्टरडे, राम विल गो यस्टरडे, कि अरे यस्टरडे तो कल का टाइम है तो विल गो क्यों लगा रहे हो। ऐसे सवाल थोड़ी ना आएंगे यहां पर। अब सपोज करो मेरा देखो एम है, एम क्या है कि हर बच्चा जो इस क्लास का है ना, पहले तो एग्जाम को एग्जाम की तरह ना देखें, हर क्लास को एग्जाम से ना जोड़े। एग्जाम से जोड़ने का काम मेरा है, उसका क्लास का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है लर्निंग। और उस लर्निंग में 100% कन्विक्शन होना चाहिए कि हां जो मैंने सीखा है ना उसको कहीं पर भी अप्लाई करवा दो, मैं कर लूंगा। और जब भी कोई आंसर दे रहे हो ना, हमेशा एनालाइज करके, जल्दीबाजी में नहीं, कोई नहीं देखने वाला किसने पहले दिया है किसने बाद में दिया, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। मुद्दा है कि सही दिया है गलत दिया है, इसीलिए एनालाइज करो। अब सुनो मेरी बात, जो मैं लिख रहा हूं उसके बाद मुझे बताना कि क्या सेंटेंस का आंसर क्या होगा। सपोज करो मैं यहां पर थीफ की जगह लिख देता हूं स्नेक, तो मुझे बताओ यहां पर आंसर क्या आएगा। द ओनर हैड स्लेप्ट आएगा। अगर ये आएगा तो 1 टाइप करो, या फिर द ओनर स्लेप्ट आएगा। सोच कर आंसर देना, जो सिखाया है वो देखकर आंसर देना, ऐसे जल्दीबाजी में आंसर मत देना। जल्दीबाजी में आंसर नहीं चाहिए मुझे, सोच कर आंसर दीजिएगा। अब अगर यहां पर मैं स्नेक लिख दूं, द स्नेक एंटर्ड द हाउस व्हेन द ओनर, अब मैं क्या करूंगा। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि भाई सांप आया करता हुआ कि अरे देख लूं ओनर सो गया कि जग रहा है, अरे ये तो भाई साहब सो गए अब चला जाता हूं घर में। जग रहा हुआ तो इंतजार कर रहा है कि भाई अब सोएंगे अब सोएंगे अब सोएंगे, जरा रील्स देख लेता हूँ 5-6 फिर जाऊंगा सोने का इंतजार। ऐसे सांप तो भैया सांप है, उसे थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि ओनर जग रहा है या सो रहा है, वो तो घुस गया होगा घर में। यानी सांप यानी स्नेक लिखूंगा ना तो फिर ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है। अब ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में आएगा। ऑब्वियसली बात है पहले ओनर सोया होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में आएगा और वो ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले को जो है हम राइट आंसर देंगे, ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब इसी पर बेस क्या है, आपको फिलर्स में भी घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे देखिए, आप जब पढ़ेंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा सभी आंसर सही हैं, सभी आंसर एकदम सही मालूम पड़ रहे हैं। यहां पर देखो एक बार मैंने कहा द लिटिल गर्ल कट हर बर्थडे केक डैश द फादर केम। ठीक है, ये फिलर का क्वेश्चन है। अब मैं यहां पर आपको ऑप्शन दे दूं,
एक ऑप्शन दिया बिफोर, एक ऑप्शन दिया आफ्टर, एक ऑप्शन दिया व्हेन, ठीक है, और भी दे देता हूं, कुछ भी दे दो, अंटिल दे दिया, पांचवा नन ऑफ दीज दे दिया। अब 3 पढ़ाए हैं, तो इन 3 में से अब बताओ क्या आंसर दोगे। अब मान लो इसी सवाल को मैंने आपको फिलर फॉर्म में पूछ लिया, क्या आंसर दोगे, सोच के बताना कि यहां पर क्या आंसर आएगा। अब यहां पर अगर आप हिंदी करने लग जाओगे, आप जबरदस्त कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा आफ्टर भी सही है कि लड़की ने केक काटा जब उसके पिताजी आ गए, सही है, बड़ी अच्छी लड़की थी, पिताजी का इंतजार करती रही, केक काटा, उसके बाद लॉजिक आ रहा है। वैन लगाओगे तब भी सही है, द लिटिल गर्ल कट हर बर्थडे केक व्हेन हर फादर केम, लड़की ने केक काटा जब उसके पिताजी आ गए, ये भी एकदम सही लग रहा है। बिफोर लगा दो, इसका भी लॉजिक है कि लड़की ने केक काटा, आपके पिताजी के आने से पहले ही काट डाला, उसने कहा पिताजी ने तो रोज ही आना है, केक थोड़ी रोज आएगा, काट डालो और उड़ा डालो, इसका भी मतलब सही है। मतलब कहने का है कि अगर आप हिंदी करोगे तो आपका बिफोर भी सही है, आपका आफ्टर भी सही है, आपका व्हेन भी सही है, तीनों ही आंसर आपके लॉजिकल है। लेकिन ये हिंदी के बारे में थोड़ी ना है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में है मेरे भाई। अब अगर सोचो, दिमाग लगाओ, अगर यहां पर बिफोर और आफ्टर आंसर होता तो इसका मतलब है एक काम पहले हुआ होता, एक काम बाद में हुआ होता, यानी यहां पर कॉज और इफेक्ट का कोई पंगा नहीं होता, बिफोर और आफ्टर में नहीं होता ना। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी हम बिफोर और आफ्टर यूज करते हैं तो एक हिस्सा तो पास्ट परफेक्ट में लिखा ही जाता, पहले वाला हिस्सा तो पास्ट परफेक्ट में लिखा ही जाता ना। क्या आपको इस ब्लैंक के इस तरफ या इस तरफ कोई हिस्सा पास्ट परफेक्ट में दिखाई दे रहा है? क्या यह हिस्सा पास्ट परफेक्ट में है? क्या यह हिस्सा पास्ट परफेक्ट में है? यस और नो आंसर दो। क्या यह हिस्सा पास्ट परफेक्ट में? नहीं। ये फादर केम पास्ट इंडेफिनिट, ये लिटिल गर्ल कट पास्ट इंडेफिनिट। अरे भैया यहां पास्ट परफेक्ट है ही नहीं, और हम जानते हैं बिफोर और आफ्टर में तो पास्ट परफेक्ट का आना तय ही है, एक इवेंट के साथ तो आएगा ही आएगा। तो जब पास्ट परफेक्ट ही नहीं है तो बिफोर और आफ्टर तो वैसे ही उड़ गया। जैसे ही तुम यहां पर क्या लगाओगे, जैसे ही तुम यहां पर व्हेन लगाओगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब ये कॉज और इफेक्ट बन गया। द लिटिल गर्ल कट हर बर्थडे केक व्हेन द फादर केम, जब पिताजी आ गए तब उसने केक काटा। अगर उसके पिताजी नहीं आते तो शायद वो केक ना काटती, अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी। तो कॉज और इफेक्ट है, व्हेन के साथ सही है। दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट बता रहे हैं, यहां पर ना बिफोर आ सकता ना आफ्टर आ सकता, सिर्फ व्हेन आ सकता है। और ये आप कभी भी हिंदी से नहीं सीख पाएंगे। आप फिलर में आएंगे, आप इतने जबरदस्त कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा सारे ही सही लग रहे हैं। और ऐसा ही होता है बच्चों के साथ एग्जामिनेशन में। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार CL टाइप करके दो सारे के सारे। चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका पास्ट परफेक्ट जो है वो खत्म होता है। आज आपको आपका टेंस का असाइनमेंट मिलेगा, पहला असाइनमेंट मिलेगा आपका टेंस का। लगभग ये मानकर चलिए 60 to 70 क्वेश्चंस होंगे उसमें। आराम से 2 दिनों में उसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से 3 दिनों में कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे शायद IBPS का एग्जाम भी देने जा रहे होंगे। तो 2 to 3 डेज यानी ट्यूसडे तक का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। ट्यूसडे तक आप पूरा कर लीजिएगा, फिर इस असाइनमेंट को मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। सुबह एडिटोरियल और 11 बजे हमारा सुपर मॉक्स। बहुत बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना पेड क्लास जरूरी है। नहीं भरोसा है तो कभी आगे पूछ लेना उन बच्चों से जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? वो डिफरेंस नहीं बता पाते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी थी, पेड क्लास ज्यादा जरूरी थी, सुपर मॉक ज्यादा जरूरी था। सभी बराबर है, मतलब सेम एटीट्यूड के साथ पढ़ाया जाता है। दैट हम करेंगे कल, चलो, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा प्लीज अपना, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।